हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम वर्गीकरण के बारे में डिटेल में जानेंगे और हम जानेंगे किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, किस क्लास में, किस किंगडम में, किसके क्या यहाँ पे फीचर्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही जाना था, हमने देखा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने एक वर्ड हमारे पास आया था, वो है टैक्सोनॉमी। हमने क्या कहा था? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किस किस ने दिया है, कैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्लासिफिकेशन। तो सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही चैप्टर को समझना है और अगर आप समझते चले जाएंगे तो जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर के अंदर कौन कौन सी हेडिंग आती है। इससे क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो इजी हो जाता है क्योंकि हमें ये पता है कि इस टॉपिक के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुए हैं। आप जानेंगे कि पहले जो क्लासिफिकेशन है वो 2 किंगडम आया, 3 किंगडम आया, इस प्रकार से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज की डेट में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या माना जाता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आएगी, अब हम बात करेंगे किंगडम के बारे में। तो वैसे तो हमारे पास टोटल 5 किंगडम आते हैं, यहाँ पे हम 3 किंगडम की बात करेंगे। अदर जो 2 किंगडम होंगे उनके बारे में हम एक सेपरेट चैप्टर में यहाँ पे बात करेंगे। तो आपने क्या कहा, सबसे पहला जो किंगडम हमारे पास आता है वो है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब हम एक एक करके इन किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या क्या चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, हमने देखा कि हमने जो है 5 किंगडम को यहाँ पे पढ़ा है। तो 5, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो 5 किंगडम बने हैं वो किस बेस पे बने हैं, क्या बेस है उनका। उसके बाद हमने देखा किंगडम मोनेरा है, इसके अंतर्गत कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं। किंगडम जो प्रोटिस्टा है, किंगडम जो फंजाई है, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं ये हम पढ़ेंगे, इनके फीचर्स को भी हम जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वायरस की, वायरॉइड्स की और लाइकेन्स की। ये अदर हैं, ये इनके बारे में ये जो हैं ये अलग से टॉपिक हमारे पास आते हैं। तो ये जो टॉपिक है इनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, तो जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें बताया जाता है। जो चैप्टर का नाम होता है उसी का इंट्रोडक्शन हम देते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, 2 शब्द हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर लिविंग बीइंग इंक्लूड हैं, यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म यूज हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण कर रहे हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है लिविंग किसे कहते हैं, तो अब आप अच्छे से जानते हैं। तो उन्हीं का हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपने क्या देखा, identification of difference among organisms and placing them into groups that reflect their most significant features and relationship is called biological classification। क्या आपको बताया गया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, जीवों के बीच अंतर की पहचान करना। अब हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। अगर आप जंतुओं की बात करें तो बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हमें उनके बीच का अंतर हमें पता करना है। अगर आप पौधों को कहेंगे तो आपने देखा कोई जो पौधे होते हैं बहुत छोटे होते हैं और कोई बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो उनके बीच में अंतर है, क्या अंतर है, यही हमें देखना था, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन करना था। तो ये पहली लाइन आपको यही बता रही है कि हमें क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें डिफरेंस को पता करना था और उन्हें ऐसे समूह में रखना जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं और संबंधों को दर्शाती हैं। अब ये कह रहा है कि जब हमने अलग अलग समूह बनाए हैं, हमने जो पौधे हैं, पौधे के भी बहुत सारे अलग अलग समूह बनाए हैं, किसके आधार पर हमने बनाए हैं, हमने देखा है कि अगर एक ही ग्रुप में है तो एक ही समूह में अगर कोई है तो ऐसी क्या विशेषता है कि जो हमने उसे एक ही ग्रुप में रखा है, ऐसे उनके बीच क्या संबंध है कि हमने एक ही ग्रुप में उसे रखा है।
और अगर हमने किन्हीं प्लांट को अलग अलग ग्रुप में रखा है तो ऐसे क्या अंतर थे कि हमने उन्हें अलग अलग प्लांट में रखा है। जब आप पढ़ेंगे, जब हम प्लांट किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में जानेंगे, तो आप जानेंगे कोई ऐसे पौधे थे जो जलीय पौधे होते हैं, कोई स्थलीय पौधे होते हैं, किन्हीं पौधों में जो फूल आ रहे हैं, किन्हीं पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, किन्हीं पौधों में यहाँ पे क्या है ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है और किन्हीं पौधों में यहाँ पे अंगों का भी निर्माण हुआ है। इसके आधार पर हमने अलग अलग ग्रुप में पौधों को रखा है। यही आपको बताया जाता है कि जीवों के बीच अंतर की पहचान करना और उन्हें ऐसे समूह में रखना जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं और संबंधों को दर्शाते हैं, उन्हें हम जैविक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या है जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? किसी लिविंग बीइंग का, किसी जीवित ऑर्गेनिज्म का जब हम वर्गीकरण करते हैं उनके विशेष गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे विशेष गुणधर्म होंगे, उनमें किस प्रकार से पोषण पाया जा रहा है, उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की स्थिति पाई जा रही है, उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, ये क्या होता है मुख्य लक्षण होते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें जो गुणधर्म है वो समान गुणधर्म होंगे और जिनमें जो कैरेक्टर हैं वो समान नहीं होंगे, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम अलग अलग ग्रुप में वहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल हु डिवाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। अब यहाँ पे जब भी क्लासिफिकेशन की बात हुई, जब वर्गीकरण की यहाँ पे बात की गई, तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है अरस्तु का या एरिस्टोटल आप जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अब अरस्तु ने यहाँ पे क्या किया, अरस्तु ने प्लांट्स और एनिमल्स दो पार्ट यहाँ पे बनाए हैं, दो भागों में इन्हें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैविक वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने पौधे को, अब इन्होंने प्लांट और एनिमल दो ग्रुप हमें दिए हैं, उन ग्रुप को भी उन्होंने अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, क्या बात की उन्होंने, ध्यान देखिए, ये हम अरस्तु के, अरस्तु ने क्या किया, उन्होंने कहा प्लांट यानी कि पादप और एनिमल यानी कि जंतु, दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया। अब इन्होंने क्या किया, प्लांट को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट यानी कि पादप है, एनिमल यानी कि जंतु है। अब इन्होंने प्लांट को किन किन भागों में डिवाइड किया आप पढ़ेंगे हर्ब्स, श्रब और ट्रीज में। ठीक है, हर्ब्स हो गया है, श्रब हो गया है और ट्री हो गया है। क्या क्या हमने कहा, हमने कहा इसमें जड़ी बूटी जिन्हें हम कहते हैं, या झाड़ियां जिसे हम श्रब कहते हैं, और पेड़ जिन्हें हम क्या कहते हैं ट्री कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, तीन यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर दिया है प्लांट को। ठीक है, आपको तीनों चीजों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होगा, क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में थे, आपने जब 6th और 7th में थे तब आपने पढ़ा था हर्ब्स किसे कहते हैं, श्रब किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं। इनके तनों के आधार पर, इनकी शाखाओं के आधार पर, इनकी पत्तियों के आधार पर हमने वहाँ पे क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तीन चीजें इन्होंने बताई। अब इन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स है, एनिमल्स को भी इन्होंने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में। आपने देखा एनिमल्स वर क्लासिफाइड इनटू विद आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज, यानी कि इन्होंने जानवरों को आरबीसी के साथ और आरबीसी के बिना वर्गीकृत किया। अब इन्होंने प्लांट को किसके आधार पर वर्गीकृत किया था, ये जो तीन प्रकार हमारे पास आए हैं इनको किसके आधार पर किया था, ध्यान रखिए। एक तो सबसे पहले हाइट के बेस पे, हाइट के बेस पे इन्होंने देखा कि कौन सा जो पौधा है वो बहुत बड़े होते हैं, कौन से मीडियम साइज के होते हैं, कौन से सबसे छोटे होते हैं जिन्हें हम जड़ी बूटी कहते हैं या घास फूस हम जिन्हें कहते हैं। तो आपने क्या देखा, जो हर्ब्स होती है यानी कि जो जड़ी बूटी होती है वो सबसे छोटी होती है, जो श्रब होते हैं ये क्या होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, हर्ब से थोड़ा सा बड़े होते हैं, और सबसे बड़े कौन होते हैं, ट्री यानी कि पेड़ होते हैं। तो सबसे पहले हाइट था, लंबाई थी। दूसरा क्या था, किसके आधार पर इन्होंने जो पौधे थे तीन पार्ट में डिवाइड किया था, वो है तनी की स्थिति, स्टेम की जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है उसके आधार पर इन्होंने इन्हें डिवाइड किया था। आपने देखा, अगर आप हर्ब्स की बात करेंगे तो इनके जो तने थे वो बहुत कोमल थे और बहुत छोटे थे, बहुत पतले थे।
अगर आप श्रब की बात करेंगे तो इनके जो तने थे वो कोमल नहीं थे, लेकिन कैसे थे, वो बहुत मोटे भी नहीं थे। और अगर आप ट्री की बात करें, पेड़ों की बात करें, कि उनके तने बिल्कुल भी कोमल नहीं थे और इतने मोटे थे कि उनके तनों से लकड़ियों को यहाँ पे प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, ये बेस हो गए हैं। उसके बाद शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं उसके आधार पर भी इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। जब बात आई एनिमल की, तो इन्होंने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें आरबीसी पाया जा रहा है और किसमें आरबीसी एब्सेंट है, यानी कि आरबीसी किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है। क्या होती है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, क्या होता है, जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कि ब्लड सेल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वर्गीकरण किया। आपको सबसे पहले ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। इसके साथ ही आपको तीनों का काम पता होना चाहिए। आरबीसी क्या काम करता है, आरबीसी क्या कहते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज है उसका उसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से लंग्स में पहुंचाना। ये किसका काम होता है, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है, यानी कि आरबीसी का काम होता है। डब्ल्यूबीसी का काम कहाँ पे होता है, जब भी आप इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात होगी। ब्लड प्लेटलेट्स की बात कहाँ पे होती है, जब भी यहाँ पे रक्त का थक्का बनता है तो वहाँ पे हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये बात आपने पढ़ ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था अरस्तु के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अरस्तु ने क्या किया था, यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम कौन कौन से थे, एक किंगडम था जो प्लांट और एनिमल, दो अलग अलग उन्होंने क्या दिए, यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी उन्होंने फिर से क्या किया, सब ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया। कौन से वो थे, प्लांट को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में किया और एनिमल को उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। लेकिन कुछ समानताओं के कारण क्या हुआ, इनके वर्गीकरण को नहीं माना गया। ठीक है, क्योंकि वर्गीकरण जब भी होता है विशिष्ट गुणों के आधार पर होता है। और क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, सिर्फ कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हम यहाँ पे वर्गीकरण नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे एनिमल की, तो एनिमल भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल भी होंगे कि जो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम चल पा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पे कि जिनमें यहाँ पे ये भी क्या होते हैं, जो प्लांट जो पानी में रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय पौधे कहते हैं। कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, स्थलीय पौधे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि सारे के सारे एनिमल एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर थे, बहुत सारे गुणधर्म थे जिसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जाना था। इसीलिए क्या है, जो अरस्तु का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आपको ये बताया गया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो आपको पता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, प्लांटी और एनिमेलिया। आपको ये बताया गया है कि प्लांटी और एनिमेलिया दो यहाँ पे क्या थे, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया 3 आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है। एक तीसरा यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा किंगडम भी आ गया है यहाँ पे, प्रोटिस्टा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया जाता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ये साम्राज्य नहीं होगा, ये क्या होगा, जगत होगा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है, कौन कौन से हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। हमारे पास 5 जगत आते हैं, 5 किंगडम आते हैं और यहीं से क्या होता है, वर्गीकरण की शुरुआत होती है और यहीं से फिर क्या होता है, ग्रुप्स के सब ग्रुप बनते चले जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने, प्रीवियस चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, हमने यही देखा था जब आपने टैक्सोनॉमी कैटेगरी को आप देख रहे थे। तो जब आपने टैक्सोनॉमी कैटेगरी को देखा तो आपने क्या देखा, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किंगडम ही है। सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो किंगडम था। किंगडम के बाद हम वहाँ पे फाइलम को पढ़ रहे थे, उसके बाद और भी सारे हमने कैटेगरीज देखी थी। तो आपको क्या करना है, वो लर्न करना है। इसीलिए कहा गया था कि जब आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की।
क्या होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और किन गुणधर्मों के आधार पर दिया था। ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे वर्गीकरण होता है तो एक या दो या कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं किया जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर को देखा जाता है, बहुत सारे गुणधर्मों को देखा जाता है और उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा, आर.एच. व्हिटेकर, ये नाम आपको अच्छे से याद करना है। आर.एच. व्हिटेकर ने ही क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसे हम अभी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का सुझाव दिया था। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो आर.एच. व्हिटेकर हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस 5 किंगडम इज एज फॉलोज। अब आपको बताए गए हैं कौन कौन से वो 5 किंगडम है। हमने कहा मोनेरा है, ठीक है, पहला, प्रोटिस्टा है, सेकंड है, फंजाई है, तीसरा है, प्लांटी है, चौथा है और एनिमेलिया है, पांचवा है। अब आपको ध्यान रखना है, आप इसी में इस वर्गीकरण को ध्यान में रखेंगे। जब भी 5 किंगडम के बारे में आप बात करेंगे, आपको यही सीक्वेंस बताना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब यहाँ पे ये हमें ये भी बताते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ होगा वो इसी सीक्वेंस में हुआ होगा। पहले क्या है, एक कोशिकीय जीव आए हैं और धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ तो बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, द क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि ये जो वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर किया गया था। तो वर्गीकरण थैलस के संगठन के आधार पर किया गया था। सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की है, कोशिका का नंबर किस प्रकार का है, इसके आधार पर किया गया था। नेक्स्ट हमने बात की मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पोषण के तरीके के आधार पर हमने किया था। आप जानेंगे कुछ ऐसे होंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, उसके आधार पर भी यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि फाइलोजेनेटिक संबंध के आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के तरीके के आधार पर यहाँ पे क्या किया गया है, जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किया गया है। क्या चीजें अभी तक हमने की है, सिर्फ अभी इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन जब भी किया गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम विशिष्ट गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उससे पहले आप ये मुझे बताइए कि क्लासिफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्या आवश्यकता है क्लासिफिकेशन करने की। जब आप क्लास 9th में थे तो आपने ये चैप्टर पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, क्यों हम क्लासिफिकेशन को करते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्यों हम यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं, क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसका ये रीजन है कि जब तक हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे हमें किसी भी जीव के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम मनुष्यों का लेते हैं। अगर हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमारे शरीर में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, यानी कि पाचन भी हो रहा है किन्हीं अंगों के द्वारा, यहाँ पे उत्सर्जन की प्रक्रिया भी हो रही है। तो अगर हमें ये चीजें पता ही नहीं रहती और जब हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा पाचन नहीं हो रहा है, तो हम अपना उपचार कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता कि अगर यहाँ पे पाचन नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि अगर हमें अपने बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं और अगर कोई दिक्कत आती, जैसे कि अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के इतने सारे केस आ रहे हैं। जब हमें हार्ट के बारे में पता ही नहीं होता तो हम हार्ट अटैक के बारे में नहीं जानते, हम किसी का उपचार नहीं करते। कोई भी हमें यहाँ पे नॉर्मल फीवर से लेके कोई बड़ी बीमारी अगर हो भी रही है तो उसका उपचार नहीं हो पाता, क्योंकि हमें अपने बारे में पता ही नहीं रहता कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे फंक्शनिंग हो रही है। सेम ऐसा ही हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में है। जो मेडिसिन बन रही है, कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, किसी माइक्रोब से यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब होते हैं जिनका यूज हम औषधि के निर्माण के लिए कर रहे हैं। अगर हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, उनमें क्या गुण
गुणधर्म पाए जाते हैं उनका किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन का निर्माण ही नहीं होता। अगर हम यहाँ पे पौधों के बारे में जानते ही नहीं तो हमें इतने सारे प्रोडक्ट नहीं मिलते, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो भोजन है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई हैं? जब हमने इन सारे ऑर्गेनिज्म पे स्टडी की, जब हमने इनका अध्ययन किया, हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा, तो जब हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, हम इन पे स्टडी कर रहे होंगे, हमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर का पता चलता है। जो हानिकारक चीजें होती हैं उनसे हमें बचने के क्या क्या तरीके होते हैं, हम ये ढूंढ पाते हैं। जहाँ पे हमें अच्छे जो कैरेक्टर हैं वो दिखाई देते हैं, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन की। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होता तो हम इतने सक्सेसफुल नहीं होते, हम इतने उन्नत नहीं होते। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। हमने क्या बात की है? सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया था, जिन्हें हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। उन्होंने किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया को बताया था। ठीक है, और किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया को भी इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो कैरेक्टर हैं, जो गुणधर्म हैं, बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल एक जैसे हैं। आपने देखा कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और कुछ एलिफेंट जितने बड़े भी होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे यहाँ पे क्या है, वेरिएशन आ रही होंगी, इसीलिए यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन को नहीं माना गया। उसके बाद हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, लेकिन जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर ने इन्हें दिया था। 5 किंगडम कौन कौन से हैं उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं वो देख लीजिए। एक तो किसने दिया है? R.H. विटेकर ने ये दिया है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ अ विटेकर्स वाज बेस्ड ऑन 3 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे बात की गई है 3 ऐसे मेन कैरेक्टर थे जिनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की जटिलता के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। इन्होंने कहा था सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जो सेल है या तो वो प्रोकैरियोट होगी या यूकैरियोट होगी, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप जब 9th में रहे होंगे तो आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट वो होता है जिसमें जो न्यूक्लियस की संरचना है वो क्लियर नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में क्या होगा? न्यूक्लियस स्पष्ट होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑन द बेसिस किंगडम मोनेरा इज फॉर्म्ड। ध्यान दीजिए, हमने देखा कि सेल की स्थिति कैसी है, सेल की जो जटिलता वो किस प्रकार की है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, इसके बेसिस पे किंगडम मोनेरा हमारे पास आया था। एंड ऑल द प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इनटू इट। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो मोनेरा के अंदर हमने डाल दिए हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, और जो जितना पुराना होगा उसका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के जो घर होते थे और अब के जमाने के जो घर हैं, दोनों में डिफरेंस है। पुराने जमाने में हम कोई भी चीज वहाँ पे यूज करते थे और अब के टाइम में हम उसी चीज को यूज कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। पहले हम क्या करते थे? चौक से लिखते थे, अब हम पेन पेपर से लिखते हैं, पेंसिल का यूज कर रहे हैं। और पहले आप छोटे से फोन का कीपैड वाले का फोन का यूज कर रहे थे, अब आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। तो क्या है, पुरानी जो चीजें हैं, प्रिमिटिव जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा उन्नत नहीं होती हैं, नई चीजें यहाँ पे उन्नत होती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि पुराना, पुराने से मतलब है कि जिसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो शरीर की संरचना है, शरीर का ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस प्रकार का है। तो आपने क्या देखा? ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? कोई तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही कोशिका पाई जा रही, यूनिसेलुलर है, जैसे कि अमीबा। हम क्या कहते हैं? आपने अमीबा का नाम बहुत बार सुना है। हमने कहा अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका पाई जाती है। अगर हम बात करें, अपनी बात करें, हमें मिलियंस ऑफ सेल पाई जाती है, इतनी सारी सेल्स हमें पाई जाती हैं। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। हम क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। ठीक है, तो हमने क्या बात की? ऑन दिस बेसिस किंगडम प्रोटिस्टा वाज फॉर्म्ड। इसके आधार पर हमने क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ पे पाया। एंड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इनटू इट।
तो जितने भी यूनिसेलुलर थे वो किस में आ गए हैं, प्रोटिस्टा में आ गए हैं। अब हमने न्यूट्रिशन की बात की, पोषण की बात की, हमने देखा किस प्रकार से अपना पोषण कर रहे हैं, क्या ये स्वपोषी हैं या फिर ये परपोषी हैं। तो परपोषी में भी अलग अलग प्रकार के हमने देखे थे। हमने देखा था कि मृतपोषी भी होते हैं, हमने कहा था कि परजीवी भी होते हैं। तो किसके आधार पर यहाँ पे हमने किया, न्यूट्रिशन के आधार पर। तो हमने क्या बात की, ऑर्गेनिजम्स इज ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑन द बेसिस किंगडम फंजाई, प्लांटियर, एनिमेलिया वर फॉर्म्ड। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमारे पास कितने किंगडम आए हैं, 3 किंगडम आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक एक किंगडम के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में आगे बात करनी है। ये हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस वाइज आपको बताया गया है और आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे सेल का टाइप कैसा था। आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया है कि सेल किस प्रकार की थी, इनमें सेल वॉल थी या नहीं थी। जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति है। आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा है क्लास 9th में तो आपने पढ़ा है कि सेल वॉल किस में होती है, सेल वॉल किस में नहीं होती है। तो आपको यही बताना है कि सेल वॉल अगर है तो किस चीज से मिलके बनी है, और अगर नहीं है तो आप एब्सेंट वहाँ पे लिखेंगे। फिर आपने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है या नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो हम क्या कह रहे थे, हम इन्हें प्रोकैरियोट्स कह रहे थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम इन्हें प्रोकैरियोट्स कह रहे थे। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, यानी कि क्या कोई किसी की बॉडी है उसमें सेल्स ही पाई जा रही हैं या उसमें टिश्यू है या उसमें अंग है या पूरा अंग तंत्र है। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। और लास्ट में हमने देखा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण किस प्रकार का इनमें पाया जा रहा है, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। तो आपको क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो क्लास आज हमने यहाँ पे पढ़ा है क्लासिफिकेशन के बारे में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कौन कौन से वो 5 किंगडम हैं उनके बारे में हमने बात की है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है अभी तक वो आपको अच्छे से पढ़ के आना है। कल हम बात करेंगे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो 5 जगत है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है, और एक एक करके जानेंगे कि जो किस किंगडम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।